हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। याद है हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था मैट्रिक्स के हेल्प से, और उस वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग लीनियर इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के हेल्प से तो सॉल्व करते ही हैं, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट के हेल्प से भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी तक आप लोग मोटा मोटी 10th में 5 मेथड पढ़े थे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। छठा मेथड हमने पढ़ाया मैट्रिक्स के हेल्प से, और आज हम लोग 7वां तरीका सीखेंगे। इस तरह से जब क्रैमर्स रूल पढ़ लेंगे तो आप टोटल 7 मेथड जान जाओगे किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। आगे फ्यूचर में हम लोग और भी केस पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो आज हम लोग 7वां तरीका सीखेंगे, किसके हेल्प से? डिटर्मिनेंट के हेल्प से किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स के हेल्प से वाला, मैट्रिक्स के हेल्प से तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हमने पढ़ ही लिया है, एक्सरसाइज भी पूरा बना लिया है, और हमको विश्वास है कि आपको उसको समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एक्सरसाइज बनाए भी होंगे, हमने उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आपको वीडियो बना के डाल दिया था। आज इस वीडियो में हम लोग क्रैमर्स रूल के बारे में समझेंगे। आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट होकर आप इसको देखिएगा, ठीक है। क्रैमर्स रूल क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, एक लीनियर इक्वेशन, 3 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हम लिख रहे हैं। कितने वेरिएबल वाला? 3 वेरिएबल वाला, b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। एंड तीसरा इक्वेशन लेते हैं, 3 वेरिएबल है तो सिंपल बात है, हमारे पास 3 रिलेशन भी होना नेसेसरी है। 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें 2 ही इक्वेशन, 2 रिलेशन प्रोवाइड किया जाता है, और यह 3 वेरिएबल वाला है, एक्स वाई जेड हमारे पास 3 वेरिएबल है, तो यहाँ 3 अननोन क्वांटिटी है तो 3 रिलेशन भी होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। एक डेल्टा नाम का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस डिटर्मिनेंट में हम लोग तीनों इक्वेशन के एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट को रखेंगे। इस डिटर्मिनेंट में फिर से बोल रहे हैं हम लोग, एक डेल्टा नाम का डिटर्मिनेंट बनाएंगे और इसमें एलिमेंट होगा। डिटर्मिनेंट है तो एलिमेंट होंगे, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखना है। यहाँ 3 इक्वेशन है तो टोटल 9 एलिमेंट। तो हमारा जो एलिमेंट होगा वह एलिमेंट क्या होगा? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो लिखिए, पहला इक्वेशन पहला रो बन जाएगा। तो पहला इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट a1 b1 c1, गुड। दूसरा रो, दूसरा इक्वेशन के एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यानी a2 b2 c2, और तीसरा रो, तीसरा इक्वेशन के एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट a3 b3 c3। इस तरह से हमारा डेल्टा नाम का डिटर्मिनेंट बन गया। अब इस डिटर्मिनेंट का हम लोग एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेंगे। जनरली हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 जीरो ला के ही निकालते हैं। यहाँ पर आप 2 जीरो नहीं भी लाएंगे तो भी कोई मैटर नहीं करता है, हमको सिर्फ इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू से मतलब है। कैसे निकला वो रफ वर्क है। क्लियर है? मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना जल्दी, जितना इजी में आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल ले, आप वह मेथड यूज करना। अगर आप जीरो लाकर जल्दी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हो तो जीरो ला के बनाइएगा, या अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके जल्दी में आप डेल्टा का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर आप फ्री हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ जीरो लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर है,
आप जिस मेथड से जल्दी डेल्टा का वैल्यू निकाल लीजिएगा वही मेथड आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ किस मेथड से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला गया यह मैटर नहीं करता है, सिर्फ हमको डिटर्मिनेंट के वैल्यू से मतलब है। कैसे निकला, हमने कहा है कि वह रफ वर्क होता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके बना लोगे। क्यों? क्योंकि अभी देखो एक डिटर्मिनेंट नहीं, यहाँ 4 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ता है। समझ रहे हैं बात? ध्यान देंगे, एक डिटर्मिनेंट यह हो गया। अब यहाँ देखिए, ये जो पहला रो है वह पहला इक्वेशन के एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है। अब हम उल्टा चलते हैं, कॉलम वाइज चलते हैं। मेरा जो फर्स्ट कॉलम है वह फर्स्ट इक्वेशन के तीनों इक्वेशन के एक्स का कोफिशिएंट है। हमारा जो सेकेंड कॉलम है वह वाई वाला कोफिशिएंट है और थर्ड कॉलम जो है वह जेड वाला कोफिशिएंट है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट और लिखेंगे डेल्टा एक्स नाम का, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में हम क्या करेंगे, यही डेल्टा वाला जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का जो पहला कॉलम है वह क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो इस x वाला कोफिशिएंट को हटाकर हम इसके जगह पर RHS में जो कांस्टेंट है वह डाल देंगे और बाकी कॉलम जस का तस रहेगा। कहने का मतलब यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है इसके जगह पर कांस्टेंट टर्म यानी D1, D2, D3 आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी आप निकाल लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंड करके निकाल लीजिए, इजी पड़ेगा। फिर हम लोग एक डिटर्मिनेंट और बनाएंगे डेल्टा वाई नाम का, डेल्टा वाई नाम का। तो बताइए डेल्टा एक्स में हमने क्या किया, सिर्फ डेल्टा वाला डिटर्मिनेंट के एक्स के कोफिशिएंट को हटा दिया। अब डेल्टा वाई में क्या करेंगे, वाई वाला कोफिशिएंट को हटा के इसके जगह पर हम कांस्टेंट वाला टर्म ला देंगे, यानी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम जस का तस रहेगा। सिर्फ y का कोफिशिएंट यानी कौन कॉलम, सेकेंड कॉलम के जगह पर कांस्टेंट टर्म हमारा आ जाएगा, यानी D1, D2, D3, C1, C2, C3। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो एक डेल्टा एक्स, एक डेल्टा वाई, एक डिटर्मिनेंट और निकालेंगे हम लोग डेल्टा जेड। अब बताइए, अब तो समझ गए होंगे डेल्टा जेड वाले डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, यही डेल्टा वाला डिटर्मिनेंट लिखाएगा, लेकिन क्या बदल जाएगा, जेड का कोफिशिएंट। गुड, थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो है अब वह न लिखाकर, जेड का कोफिशिएंट न लिखाकर हम उसके जगह पर क्या डालेंगे, कांस्टेंट टर्म डालेंगे। डाल दीजिए, फर्स्ट रो हमारा, फर्स्ट कॉलम हमारा A1, A2, A3, सेकेंड कॉलम हमारा B1, B2, B3 और थर्ड कॉलम हमारा कांस्टेंट D1, D2, D3 हो गया। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं इस क्रैमर्स रूल में टोटल 4 डिटर्मिनेंट निकालना होता है। डिटर्मिनेंट का सेटिंग दम ध्यान से देखना है। डेल्टा में क्या करना है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को हूबहू उतार देना है। डेल्टा एक्स में क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट के जगह पर कांस्टेंट टर्म। डेल्टा वाई में वाई के कोफिशिएंट के जगह पर कांस्टेंट टर्म और डेल्टा जेड में जेड के कोफिशिएंट की जगह पर कांस्टेंट टर्म डालकर इस चारों डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर है? जब चारों डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा तो बताइए इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। एक्स वाई जेड दिए हुए इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उनका वैल्यू निकालना। तो यहाँ तो मतलब हमको डेल्टा या डेल्टा एक्स से थोड़े ही है, वैल्यू तो हमको चाहिए एक्स वाई जेड का। किसका चाहिए? एक्स वाई जेड का। अब तो एक्स वाई जेड का वैल्यू अभी तक मिला नहीं, हम लोग तो डेल्टा एक्स, ये क्या डेल्टा उल्टा निकालने पर लगे हुए हैं। क्या जरूरी किस चीज़ का है? एक्स वाई जेड का है। तो हम उस पर वापस आते हैं। जब चारों डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे? 9 पर जी। x इक्वल टू, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
डेल्टा एक्स में डेल्टा से डिवाइड कर देंगे। ये जो डेल्टा एक्स है इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में किससे, डेल्टा से डिवाइड कर देंगे। जो आएगा वो हमारा x का वैल्यू कहलाएगा। y निकालना है तो क्या करेंगे, डेल्टा y में डेल्टा से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा y हो जाएगा। और डेल्टा z में डेल्टा से डिवाइड कर देंगे, यह हमारा z हो जाएगा। यानी x y z का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा x में डेल्टा से, y का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा y में डेल्टा से, और z का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा z में डेल्टा से डिवाइड कर देंगे तो x y z हमारा आ जाएगा। क्लियर है। तो क्या इस पर एक एग्जाम्पल बनता है जी। तो ये समझ गए होंगे। हम इसको मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर है। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू के, इक्वेशन 2 हो गया। और एक इक्वेशन और लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। यह हमारा 3 लीनियर इक्वेशन है और क्रैमर रूल से यानी डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम इस लीनियर इक्वेशन को, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है बोलिए, डेल्टा नाम का डिटर्मिनेंट बनाना है। डेल्टा नाम के डिटर्मिनेंट बनाने में हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स क्या लेते हैं जी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को। तो लिखिए पहला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1। सेकेंड रो में क्या लिखाएगा, दूसरा इक्वेशन के x y z का कोफिशिएंट यानी a b c। और थर्ड रो में हमारा हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं ये डिजिट वाला नहीं है, अल्फ़ाबेटिक नंबर है, ABC है, 1 1 वाला है। हम इसको 0 लाकर सॉल्व करने में हमको लगता है ज़्यादा सहूलियत होगा। तो इसमें 0 कैसे लाएंगे, फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड कॉलम को घटा लीजिए और C2 को रिप्लेस कीजिए, सेकेंड कॉलम में से फिर थर्ड कॉलम को माइनस कर लीजिए। क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड कॉलम 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट। सेकेंड कॉलम 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। हमने कहा था कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे निकालिए। अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंड करते तो शायद इस 0 वाला से ज़्यादा लेंदी होता। हाँ, अगर यह डिजिट में होता, यह सब भी ABC ना होके डिजिट वाला होता तो शायद हम भी डायरेक्ट एक्सपेंड करके ही वैल्यू निकालते। इसमें 2 0 आगे एक्सपेंड करेंगे, 1 हमारा बाहर होगा और 1 के रो कॉलम को ढक लीजिएगा। a माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ चाहे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या लिखिएगा, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में से a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, b माइनस सी हमारा कॉमन है तो बच गया इधर b प्लस सी माइनस a प्लस b। ब्रैकेट तोड़िएगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा,
यानी यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिला, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस ए, यह हमारा डेल्टा हो गया। अभी एक ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिला है, 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू और निकालना है। कौन? डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z। अब हम लोग आते हैं डेल्टा x पर। डेल्टा x जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट के जगह पर कांस्टेंट टर्म डाल देंगे। क्या है कांस्टेंट टर्म? 1k स्क्वायर, बाकी सब जस का तस 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं निकालेंगे, आप डेल्टा में और डेल्टा x में देखिए क्या फ़र्क है, मिलाइए। सिर्फ इसमें क्या है, a के जगह पर k लिखा हुआ है, सिर्फ क्या चेंजिंग है, a जो है वह k हो गया। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, तो जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वही तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, सिर्फ क्या फ़र्क हो जाएगा, a की जगह पर k। तो इसमें हम a की जगह पर k लिख देंगे। तो बताइए डेल्टा x का वैल्यू a की जगह पर k पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, k माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए मतलब k। हमने डेल्टा के हेल्प से ही डेल्टा x का वैल्यू निकाल लिया, डिजिट वाला होता तो वहाँ एक्सपेंड करना पड़ता। डेल्टा y निकालेंगे अब, तो डेल्टा y में क्या होगा, y के कोफिशिएंट के जगह पर कांस्टेंट टर्म 1a स्क्वायर, 1k स्क्वायर, 1c स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे, इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डेल्टा y का वैल्यू भी हम डेल्टा के हेल्प से निकाल सकते हैं। आप मिला लीजिए, मैच कीजिए डेल्टा में और डेल्टा y में क्या फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ b की जगह पर k हो गया है। तो क्यों न हम इसी वैल्यू में b की जगह पर k पुट कर दे, b की जगह पर k पुट करेंगे तो हो जाएगा a माइनस k इंटू k माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यहाँ b था, यहाँ b था, हमने दोनों b की जगह पर k पुट कर दिया। एंड लास्ट डेल्टा z इजकल टू, तो इसमें z के कोफिशिएंट के जगह पर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, यानी कांस्टेंट हमारा 1k स्क्वायर है। फिर वही बात डेल्टा और डेल्टा z में आप कंपेयर कीजिए, आपको क्या चेंजिंग दिखेगा जी, c के जगह पर हमने k यहाँ पर कर दिया है। तो फिर वही बात, इसमें जहाँ जहाँ c लिखा हुआ है उसके जगह पर k कर दीजिए, यानी a माइनस बी, b माइनस k एंड k माइनस a। इस तरह से हमारा चारों डिटर्मिनेंट डेल्टा भी मिल गया, डेल्टा x भी मिल गया, डेल्टा y भी मिल गया, डेल्टा z भी मिल गया। अब निकालना क्या है, x y z का वैल्यू, बताइए। अब हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, नाव पर। x इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा x बाय डेल्टा, देख सकते हैं डेल्टा x आपका क्या है, k माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस k, अब बाई डेल्टा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी कट गया, जो आया वह x का वैल्यू। इसी तरह y निकाल लेंगे, डेल्टा y में हम डेल्टा से डिवाइड करेंगे, डेल्टा y हमारा a माइनस k माइनस c माइनस a, एंड डेल्टा a माइनस b माइनस c माइनस a, c माइनस a से c माइनस a कट गया, एंड लास्ट z इजकल टू डेल्टा z बाई डेल्टा, डेल्टा z हमारा है a माइनस b माइनस k माइनस a डिवाइडेड बाय a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a माइनस b कैंसिल हो गया। इस तरह से यह x का वैल्यू,
यह y का वैल्यू और यह z का वैल्यू हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हमको तो नहीं लगता कि इसमें नोट करने की कोई आवश्यकता है, आप लोग तो स्कैन ही कर लेते, एक बार देखे होंगे या दिमाग में स्कैन हो गया होगा। आप लोग बहादुर बच्चे हैं। क्या है? बहादुर जी। तो इसको मिटाते हैं। अब यहाँ भी वही बात जैसे हम लोग बचपन में सीखे थे, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वहाँ तीन बात तीन के सामने आता है। एक दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, दूसरा मेनी सॉल्यूशन होता है और तीसरा नो सॉल्यूशन होता है। तो यह तीनों केस भाई हमने मेथड अलग सीखा है, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बदल गया है, सॉल्यूशन थोड़ी ही बदल जाएगा। जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन तो वही रहेगा, हम तरीका बदल सकते हैं। तो जैसे वहाँ पर कैसे पहचानते थे, इसके लिए डिफरेंट केस बताया गया था। हमने वैसा ही केस मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी बताया था कि अगर मैट्रिक्स से किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? जब मॉड ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन, और जब मॉड ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तो वहाँ दो केस, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन दोनों आता है। तब हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यह नो सॉल्यूशन का केस है कि मेनी सॉल्यूशन का? तो इसके लिए हमने एडजॉइंट ऑफ ए में मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हुआ, जीरो मैट्रिक्स आ गया तो मेनी सॉल्यूशन, जीरो मैट्रिक्स नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन। ऐसा हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था। अब चूंकि डिटर्मिनांट के हेल्प से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो डिटर्मिनांट में क्या, डिटर्मिनांट के हेल्प से भी पता लगा सकते हैं कि दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा। जब हम डिटर्मिनांट के हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं तो पता भी लगा सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। आपको पता है इक्वेशन सॉल्व करने में सबसे पहले हम लोग डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं। तो पहला केस, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया, बात समझिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, यही डेल्टा मैट्रिक्स वाला में मॉड ए था। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ तो देन the given system of linear equation has कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, यानी ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर है? दूसरा, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया तो इसमें दो बात, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन दोनों आ जाता है। नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन दोनों केस इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब सवाल है कि नो सॉल्यूशन कब और मेनी सॉल्यूशन कब? इसके लिए हम लोग डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड का वैल्यू निकालेंगे। अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इस तीनों में से कम एक भी नॉन जीरो हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, कम से कम इसमें से एक भी ऐसा हो गया जो 0 के बराबर नहीं आया। जैसे 0 0 5 एक आया ना नॉन जीरो, या 2 3 0 या 2 3 5, इसमें से कोई जीरो ना आवे, या इसमें से कोई एगो जीरो हो जाए, या इसमें से कोई 2 गो जीरो हो जाए। हाँ,
सब जीरो नहीं होना चाहिए, कम से कम इस तीनों में से एक भी नॉन जीरो हो, तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों का वैल्यू डेल्टा तो पहले ही से जीरो था, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, यह तीनों का तीनों डेल्टा तो जीरो हो ही, साथ ही साथ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, यानी सब का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, ऑल आर जीरो। तो वह किसका केस होता है, मेनी सॉल्यूशन का केस होता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस केस में यूनिक होगा, किस केस में नो सॉल्यूशन, किस केस में मेनी सॉल्यूशन। अब बात ध्यान रखिए, जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है मतलब एक होता है या अनेक होता है। जैसे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था, यूनिक था, तो ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। और जिसका सॉल्यूशन हो तो मेनी सॉल्यूशन भी तो सॉल्यूशन ही ना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्रैमर्स रूल समझ में आ गया होगा। क्रैमर्स रूल्स यानी डिटर्मिनेंट के हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आप सीख गए होंगे। सिर्फ सॉल्व करना ही नहीं सीख गए होंगे, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी समझ गए होंगे। हम दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है, यह सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यह जो क्रैमर्स रूल है वह एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दिया गया है, यह आपको किसी सिन्हा के बुक में मिलेगा। तो जो लोग किसी सिन्हा का प्रॉब्लम बनाते हैं, जिनके पास किसी सिन्हा का बुक है, वह डिटर्मिनेंट के लास्ट एक्सरसाइज में क्रैमर्स रूल नाम का एक चैप्टर दिया गया होगा, तो आप उसको बना लीजिएगा, अब से पूरा बन जाएगा। जिनके पास बुक नहीं है वो तो नहीं बना पाएंगे, तो वो क्या करें, जो आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आपने लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, बस क्वेश्चन वही रहने दीजिए, सारा क्वेश्चन वही रहने दीजिए, बस मेथड बदल दीजिए। आप वहाँ मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व किए थे, आप क्या कर दीजिए उसको डिटर्मिनेंट के हेल्प से, आंसर तो वही रहेगा, तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो जिनके पास किसी सिन्हा का बुक नहीं है वह एनसीईआरटी के बुक में जो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है उस चैप्टर को फिर से बनाइए डिटर्मिनेंट के हेल्प से। और जिनके पास किसी सिन्हा का बुक है, किसी सिन्हा के बुक में डिटर्मिनेंट का जो लास्ट चैप्टर होगा उसमें आप देखिएगा क्रैमर्स रूल नाम का एक चैप्टर दिया गया होगा, आप उसको बना लीजिएगा। हम इसका सॉल्यूशन तब ही आपको करके देंगे, इस चैप्टर का क्रैमर्स रूल्स नाम का जो चैप्टर है उस चैप्टर का हम सॉल्यूशन तब ही बनाएंगे जब आप कमेंट्स में ढेर सारा कमेंट्स आएगा, कम से कम 50 से ऊपर कमेंट्स और 200 से ऊपर लाइक्स होंगे, तभी हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन करके लाएंगे, अदरवाइज हम इसका सॉल्यूशन नहीं लाएंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।